All right, then it's a clean sweep by Pakistan. What a fine end to this series for them. It was important for them to back it up with another win. They were 2-0 up in this series. What a significant performance by Mohammad Haris. 107 of just 46 balls. Really carrying that bat till the end for Pakistan and managing to chase 196 is what they were looking at. Winners in the end. A happy camp all round. It's been a great series for them, a much needed one considering they were number 8 in that T20 rankings table. Bangladesh were sent in to bat first. They made 196 for 6 in their 20 overs. Imran put up an impressive display of batting, 66 in just 34 balls. Tanzeed chipping in with 42. But Pakistan did manage to pull things back towards the latter end, and you had Abbas Afridi picking up 2 wickets, Hassan Ali chipping in with 2 wickets as well. In response, it was the Mohammad Haris show. What a fantastic 100 we got to witness in a full house in Gaddafi Stadium, Lahore. 107 of just 46 balls, with Saim Ayub also getting some much needed runs. Pakistan winning by 7 wickets in the end. Hello and welcome to Pitchside once again, and a great performance by Pakistan, a great overall series win. Lots of objectives that they had for this particular series. Mike Hesson's first gig as Pakistan's coach for this under this T20 series has started off really well, so a huge congratulations to him and the Pakistan side for hopefully finding some solutions to that T20 team. Now with me I've got Bazat Khan and Ramiz Raja. Baz, अच्छी शुरुआत माइक हैसन के लिए फॉर दिस सीरीज़. इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम कि उनकी जो पहली असाइनमेंट है उसमें कुछ उनको अच्छे नंबर मिले और 10 में से 10 नंबर मिल गए. नहीं, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या जिस तरीके की पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेलना चाहता है, वो आपको थोड़े ग्लिम्प्सेस नज़र आए होंगे. सारे बांग्लादेश इज़ नॉट द एलीट टीम नहीं है, बट इवन सेइंग दैट अगर आपको अप्रोच देखें बैटिंग में, वो ज़्यादा एग्रेसिव थी. पावर प्ले का इस्तेमाल था. उसके बाद पावर प्ले के बाद भी जो प्लेयर्स आपने रखे हुए हैं वो अटैकिंग प्लेयर्स हैं. तो आप अगर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिसको हम बोलते हैं, ब्रांड वाला लफ्ज़ काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है T20 क्रिकेट खेलने का, वो मेरा ख्याल हैसन ने एक डिफ़ाइन किया और शायद उसी पे लेके चले. ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं ताकि बैटिंग डीप हो, ताकि आप बॉल नंबर 1 से बॉल 120 तक अटैक कर सकें. आपको क्या चीज़ रिफ़्रेशिंग लगी इस पाकिस्तान अप्रोच की, इस पाकिस्तान विन की? T20 में एक टाइम पे T20 एक ऐसा फॉर्मेट था रमीज़ जिसमें पाकिस्तान अच्छा खेलता था, लेकिन अब नंबर 8 पे आ गई है. तो उस तरह से एक अच्छा स्टार्ट करना ज़रूरी था. जितना बड़ा ज़रूरी था. एक मुझे फ्रीडम दिखा, इसलिए कि ज़्यादा वरीड सम चेहरे नहीं थे, इन्जॉय भी कर रहे थे, और एक तरह से जो ब्रीफ मिला है ना उसमें क्लैरिटी भी थी. ये सारी चीज़ें, और ये इट्स अप टू द कैप्टन. आई थिंक हम बहुत बात करते हैं कोचिंग स्टाफ एंड कोचिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे ये कप्तान होता है जो लीड करता है, जो कि टोन सेट करता है. देखिए, मैं अभी भी समझता हूँ कि इसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. मैं अभी भी समझता हूँ कि ये है बैटिंग सर्फिसेस. सो बहुत अच्छा खेले हैं. बैटिंग सर्फिस पे आप 200 करते हैं, विच इज़ ग्रेट थिंग. 5वीं विकेट के ऊपर जहाँ पे कुछ आपको ऊपर नीचे गेंद हो रहा है, जहाँ पे टॉप क्वालिटी की ऑपोजिशन है, वहाँ पे कौन से चेहरे नुमाया होंगे. सो वहाँ पे आपको फिर शायद स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी. मगर एक तो बहुत ही अच्छी फाइंड्स है. एक तो हारिस अगर इसी तरह से खेलते रहे तो मैच विनर हैं. हसन इसी तरह से खेलते रहे तो वो मैच विनर है. मिडिल ऑर्डर में अगर आपको 25 बॉलों में 50 करने वाला मिल जाता है. सो पाकिस्तान ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए. सो इसका मतलब ये है कि आप ऊपर से भी खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर है ना, वो आके हसन नवाज भी मेंटेन करते हैं. सो 2 विकेट्स गिर भी जाएं, उन्होंने नहीं रुकना है. सो एक तरह से ये रिफ्रेशिंग अप्रोच है. अभी आई थिंक जैसे मैंने कहा कि सैम्पल साइज़ छोटा है, मगर बहुत ही अच्छा सैम्पल साइज़ है. इसलिए कि जैसे मैंने कहा, आप देखिए, आप फैंस 30,000 आए, किस लिए आए हैं? एक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती हैं, और वो पहले इस क्रिकेट टीम में या जिस तरह से हालात थे, मुझे लग रहा था कि एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है ना, वो इस टीम से ज़्यादा बन नहीं रही थी, क्योंकि हार रहे थे. सो मैं ये भी चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना वो थोड़ी कम करें. अब एक सेटल यूनिट की तरफ चलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये वर्ल्ड कप है 6 महीने में, फिर आगे जाके ओलंपिक्स भी हैं, आप टेस्ट होंगे.
सो वो जो टेस्ट आप होंगे ना, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी तगड़ी होनी चाहिए और आपके प्लेयर्स कॉम्बिनेशन भी तगड़ा होना चाहिए. Speaking of strength, Mohammad Haris showed a lot of strength in the batting department today because he was absolutely magnificent. Baz, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की, पहले भी हम उनके ग्लिम्सेस देख चुके हुए हैं जिस तरह से वो खेलते हैं, बट आज उन्होंने लंबी इनिंग्स खेली. देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हारिस में ज़रूर है. हम काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, हमने भी क्रिटिसाइज़ किया कि कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत अल्ट्रा अटैकिंग खेलते हैं, बहुत अपनी विकेट थ्रो करते हैं. लेकिन जिस तरह की वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, अमूमन ऐसे होगा कि वो मारते हुए आउट हो जाएंगे. और इनको थोड़ा सा लॉन्ग रन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज जैसे आपने इनिंग्स देखी कि जब वो इनिंग्स खेलेगा तो मैच एक साइड पे हो जाएगा. जब वो इनिंग्स बनाएगा तो उस वक्त पाकिस्तान मैच जीतेगा ही. अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप में अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसने इस किस्म की इनिंग्स खेली थी. ये ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था तब ऐसी ही इनिंग्स खेली थी. उसके बाद इसको कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए गए, लेकिन जो अप्रोच है उसने चेंज नहीं की और वो अप्रोच को बैक करता है कि T20 क्रिकेट में ये अप्रोच है, इसी तरह मैं खेलूँगा और इसी में मुझे सक्सेस है. अगर मैं मारते हुए आउट हो जाऊँगा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं फंस के खेल के और थोड़ा टाइम ज़ाया करूँगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. आई थिंक आज जिस किस्म की बैटिंग की, जब वो एक दफ़ा 30-40 कर जाएगा इस अप्रोच से, उसके बाद तो रोकना उसको मुश्किल है. और ऐसी इनिंग खेलेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा ही. उसका दूसरा रिज़ल्ट पॉसिबल नहीं है. उनकी इनिंग्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है और खासी जिसे कहते हैं ना कि मॉडर्न डे इनोवेशन दिखाते हैं. कभी पीछे मार लिया थर्ड मैन के ऊपर. सो एक बात कहने की ये है कि जो पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि जी एक हमें फ्री थिंकिंग मॉडर्न डे अप्रोच प्लेयर चाहिए, आप इनमें से क्या, व्हाट वुड यू वांट आउट ऑफ हिम गोइंग अहेड? किस तरह से मज़ीद अपनी ये बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं या इवॉल्व कर सकते हैं? देखिए ज़ैनब, जिस तरह से ये खेलते हैं ना, वहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको जो है ना लानी एक मिरेकल से कम नहीं है. और अगर ये कंसिस्टेंट हो जाते हैं विद अ 200 स्ट्राइक रेट, तो फिर तो आप जब ये चलेंगे तो आपको मैच जिताएंगे. सो इनके साथ क्या एसोसिएट करना चाहिए कि ये आपको गम और गुस्सा भी आएगा, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, क्योंकि आपको टैलेंट दिखता है. और टैलेंट दिखता है तो हम कहते हैं ये हर दफ़ा ऐसा टैलेंट क्यों नहीं चलता है. मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फ्रंट फुट की बैटिंग और इसमें निखार आने की ज़रूरत है. डाउन द ग्राउंड जो खेलेंगे उतना ये सेफ़ रहेंगे. ये जो रैम्प शॉट्स हैं ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर ये चांसी शॉट्स होती हैं, स्पेशली अर्ली इन द इनिंग्स में. सो खेलते हैं, खूब खेलते हैं, मगर अप्रोच जो है वो इसी तरह से इनको रखनी है. क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैटिंग की थी, बाउंसर पे छक्के लगाए थे, तो ये प्रेशर रिलीज़ भी करते हैं और अटैक अपोजिशन पे लेके जाते हैं. ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं. बट वही बात है कि क्या ये एक कांस्टेंट रहेंगे नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि ऊपर के नंबर पे अगर आपके फेलियर्स होते हैं ना, तो वो भी नुमाया हो जाते हैं और सक्सेस तो होती है नुमाया. सो अगर ये चल पड़ते हैं तो ये किलर कॉम्बो है, क्योंकि फिर साइम है आपके ओपनर और साथ शायद फ़खर हों, फिर नंबर 3 पे ये हैं, फिर आपके हसन नवाज़ 4 पे हैं, फिर सलमान अली आगा 5 पे हैं. सो वरी नॉट, मतलब मेरे अगर चलते हैं तो फिर किसी भी टीम को धड़ सकते हैं. ठीक है. हसन नवाज, अगेन Baz has been a wonderful addition to this T20 लाइनअप. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, एक बार फिर से PSL में तो दिखाया है उन्होंने बैटिंग कैसे की है, बट कंटिन्यूइंग एक जो चीज़ उनकी नज़र आती है वो मतलब बहुत क्लियर हेडेड नज़र आते हैं. उनकी बैटिंग में देख के ये नहीं लगता कि जिस तरह कई बैट्समैन को आप देखते हैं तो लगता है कि जी वो कमिट नहीं कर रहे शॉट्स में, शायद थोड़ी सी एम्बिग्विटी नज़र आ रही है. उनकी एटलीस्ट थिंकिंग सिंपल नज़र आती है. देखिए, हमेशा से जब से ये क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं. चाहे ये ओपनर हैं, लेकिन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और शायद अब बहुत कंफर्टेबल है मिडिल ऑर्डर में. और ये कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से स्पिनर को छक्का मार सकते हैं. ये उनमें से एक प्लेयर है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं स्पिनर को अटैक करूँगा और मैं बाउंड्री मार सकता हूँ. तो वो एक सुकून सा है जब वो बैटिंग करते हैं. और उस वजह से जब आप उनकी बैटिंग देखती हैं तो ऐसे लगता नहीं है कि परेशान है, क्योंकि ही ट्रस्ट हिज एबिलिटी. आप तो बहुत अपने आप को बैक करें, PSL से बड़ा मैच्योर हुए. जो एक इनिंग्स इन्होंने शायद इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ खेली थी, जहाँ पे जीते थे मैच, आखिरी ओवर में कैच ज़रूर छूटे थे, लेकिन उस इनिंग्स के बाद का हसन नवाज़ जो है वो टोटली डिफरेंट है और अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट कर रहा है. और जो उसकी गिफ्ट्स है, टैलेंट है, जो स्पिनर्स के स्पेशली ख़िलाफ़, उसको बैक कर रहा है. तो वो सुकून जो हमें लगता है कामनेस है, वो कामनेस इस वजह से है कि अपनी कॉन्फिडेंस इतना है कि यार इस ओवर में मैं इसको 2 छक्के भी लगा सकता हूँ, तो मसला नहीं है.
वाकई यही एटीट्यूड उनका नजर आता है. But thank you so much for your thoughts. We are going to be taking a short break, and when we do come back, we will be joined by a very, very special guest. It's his first campaign with this Pakistan cricket team, international team. I'm talking about the head coach, Pakistan's head coach Mike Hesson. Back on Pitchside, and we've got a very, very special guest here on Pitchside with us. What a fantastic win by Pakistan. 3-0 clean sweep is what we are talking about. Lots to talk about in terms of this team going forward, the goals and objectives. So to talk all about that, I've got with me Mike Hesson, the coach of the Pakistan team, who must be a very, very happy coach indeed. Congratulations to you, first of all. A 3-0 win against Bangladesh. The significance of that. Let's talk about that. The series win for you, your first campaign as a coach. What does it mean to you? Look, it's very pleasing. I think, the work we did prior to the series, albeit just a few days, was really important just in terms of setting the tone around how we wanted to operate as a team, what was important, what types of players we wanted, and probably that selfless attitude, for the team. So it was really nice that we were able to click into that for the majority of the time during the series. The fact that you've worked in the PSL with Islamabad United, and how has that sort of helped you get a better understanding of the players? Oh, I think it's been critical. I've obviously worked with a few of the players, but I've also coached against many. And you get to know them, around the hotel and get to talk to, players that engage with them and how they think about the game. A big part of my role is sort of understanding how they operate and try and maximise their talent, really. And you can't do that unless you get to know them. So it's been a really important couple of years just to get to know the wider group of players in Pakistan. So my question is whether you are from Brendan McCullum School of Thought or whether you are Mike Hesson and you want to have your own kind of flavour. Oh, very much my own flavour. I mean, I obviously coach Brendan a lot. We think about the game differently. We have different strengths. We're probably quite a good combination, or we were, because we look at things from quite a different angle. I'm quite a boring coach, really. I'm quite methodical in terms of how I work. I don't get too high, don't get too low, and as I said, just try and work with the players to maximise what they have. Yeah. So it appeared as if strike rate was important in this series. I saw a lot of freedom because they were out there expressing themselves. The bowlers looked pretty relaxed, even though I would have actually wanted a specialist thrown in there. But I think moving forward, probably you'll have a look at a couple of specialists thrown in, because I feel there's a lot of all-round strength. Whether that'll work against good sides, better sides, I'm not too sure on different varying conditions. But this series win is so much needed, was so much needed, because, you can play with a lot of freedom, and winning does matter. You saw the crowds today, 30,000 people here, just because they've started to have a bit of confidence in Pakistan's cricket. Yeah, without doubt, and I think they've liked the style of play. And I think the challenge with trying to play with that freedom is you actually do have to have some batting depth, because if you don't, you can't. You lose a couple of early wickets like we did in the first game, or we've lost an early one in both other games, and you can start to then feel like you've got to create a partnership, whereas therefore you're applying pressure on other people. So, even someone like Kustal Shah, who was batting at 7 for us, didn't have a role with a bat, bowled a few overs. Just having his presence there, knowing that he could come out at a certain time, is important. But then you're right, from a bowling point of view, the 3 specialists we have got to be bankers. Once they're bankers, then, your all-rounders come into play. Yeah. Just in terms of, there's been so much talk around having that modern-day approach. What is the modern-day approach, according to you? Because it's open to interpretation for Look, I think we interpret it in different ways. Look, I think we've seen both sides of it, haven't we? Prior to the series in New Zealand, Pakistan were probably a bit conservative, and then in New Zealand they were probably, far too high in terms of probably not understanding what aggressive means. Aggressive means, you've just got to stretch yourself a little bit, and you've got to play shots that you're good at in the conditions that you come across. So for me, that's it's combining intent with some smarts and cricket smarts, and then picking people that can play that way, I think is important as well.
How important is fitness for you in terms of setting a standard for this side? Because it is an area where Pakistan has struggled, and comparatively to some of the other teams of the world, they are lagging behind. Yeah, for me, it's about cricket fitness. And I think, if we want to play a high-intensity game, you would have seen today when we're in the field, the amount of running that happens off the ball. Now, you can only do that if you're fit. And there were times where, one or two were a little bit late in terms of getting into position, and they've got some work to do. But for me, fitness and fielding are sort of a non-negotiable, really. You don't have to, take your shirt off and look like, a sprinter, but you have to be able to run. You have to be able to put pressure on when you're batting. You have to be able to maximise the opportunities you get out there in terms of trying to save singles by running in to the circle. And that's in one-day cricket as well. You just got to obviously do it for a bit longer. Some of the young talent that we've seen in this series, somebody like Hassan Nawaz, we saw what he can do in the PSL. How exciting is he to work with? Because at least it seems like he's got great potential. Well, he's got a repeatable game, in my view. He's got a really sound technique. He's got a long reach, so he can hit sixes without having to coming down the crease. He's got fast feet, for a big guy, so he can get deep in the crease and hit sixes over mid-wicket. And I think he's found a niche for himself, in that middle order, regardless of the number. But, if he comes in after 10 overs and you've got a platform set, anything's possible. And every time he's come out, he's played beautifully. So my question to you is that when will we be able to beat India in a World Cup game, Australia in Australia, South Africa in South Africa, New Zealand in New Zealand? How far are we from that goal? Year, 6 months, 1 year? It's hard to put a sort of a number on it. We're very much improving. We're 3 games in. We know today we were pretty sloppy in some areas with the ball, where we know against better sides we'll be put under pressure. But I think we're quite an honest group as well. We won't gloss over those, but we know we're going to have to be better in all departments, and we also have to get better playing in different conditions. Just in terms of going ahead in the future, what are some of your goals that you would like Pakistan to achieve, or something that you feel like this is an area that Pakistan can improve? Depth of squad is important. We need to know that if we get injuries or things happen close to pinnacle events, we don't have to panic. We've just got straight like-for-like replacements, and that's a big part of the next 6 months, is having that. As I said, having 3 bankers with the ball, whether they be seamers, whether they be 2 and 1, and then making sure that our all-rounders can get introduced at the right time. So, and improve our fielding. I thought we were good catching in this series. Catching was really good. Ground fielding was okay, but I think things like speed to the ball and running off the ball are things we need to improve. What about your communication with Salman Ali Agha, the captain? What is that equation like? He seems, again, comes across as a very sort of composed character. And he's very passionate about Pakistan improving. I think selfless is a really good word for Salman Ali Agha. He's not interested in his own, numbers or stats. He's interested in trying to win games for Pakistan, and that's, as a coach, that's what you want in a captain. It's hard to do it by yourself. You can't change things by yourself, and the other leaders in the group are really important as well to help Salman, and we're trying to develop that group as well. Just in terms of the contenders for that opening spot, Pakistan has had its share of changes, chopping and changing at the top, but you've got options now. You've got options in the form of Farhan, Fakhar, Saim Ayub. How do you go about that and ensure that there is consistency there? Yeah, look, it is a balance between giving the same players enough opportunity and finding out if they're the right players. And, really fortunate, I guess, in this series to be able to give Sabzada a couple of games. For him to play an innings where he would have gained plenty of confidence gives the group some confidence as well. And it's not about just getting a score, it's about getting a score that helped us win a game. And that's the same. In Saim today, he had a couple of misses today. He didn't, first ball he hit for 6. He wasn't worried about, I need to get myself a score. What did the team require chasing that? So that's what we want from our openers and from our top 3. And obviously Harris, it was nice that he kicked on today.
Okay, thank you so much. I think we've well picked done. your brain enough for the night at least, or for this series. But obviously, lots of good luck for all Appreciate the it. Thank remaining you. games, and it's great to see that Pakistan has started off their campaign here on a winning note. 3-0 sweep is what was required, the need of the hour as well. We'll take a short break, and when we do come back, we'll be having a closer look at what lies ahead. A great win then by Pakistan, but obviously looking ahead, there are lots of areas of improvement, room for improvement, because they've got a busy schedule coming up. Looking ahead at what they've got, we'll be talking about that. But now I've been joined by Amir Sohail on pitch side. आमिर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट थी सीरीज़ जीतना पाकिस्तान के लिए, 3-0 जीतना, क्योंकि रैंकिंग्स में भी नीचे आ गए हुए थे, और जनरली आज जिस तरह से क्राउड का हमने रिस्पांस देखा, जब जीत होती है तो क्राउड भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो आपके मुताबिक कितना इम्पोर्टेंट था कि एक ये सीरीज़ जीतना और 3-0 से जीतना? देखिए, सबसे पहले तो जीत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थी। काफ़ी देर से जो ये जीत थी वो पाकिस्तान से दूर थी, और उसके बाद जो फैंस का डिस्कनेक्ट था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो आई थिंक ये जीत जो थी ज़रूरी थी। 2 मैचेस के बाद आपने टर्न आउट देखा, लोग इनकरेज हुए, आए कि अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी शुरू की है। लेकिन आई वाज लिसनिंग टू रमीज़ भाई एंड आई टोटली एग्री। अभी भी आपको जो है यहाँ पे स्पेशलिस्ट चाहिए। थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशंस हुई और ऑपोजिशन तगड़ी हुई तो आपको मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि बैटिंग में भी जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, बॉलिंग में भी होगी, तो वो चू का मुरब्बा बन जाता है। सो जब आपको पता हो कि मेरे पास इतनी लिमिटेशंस हैं, फिर आप सोचते हो कि मैंने इनका भरपूर जो है इस्तेमाल किस तरह करना है। सो आई थिंक जीत ज़रूरी थी, लेकिन उसके साथ आपने जो है वो पोस्टमार्टम भी करते जाना है कि ये बांग्लादेश था, इसके आगे हमारे पास स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन आएगी, उनके लिए हमने क्या करना है, उसके आगे जाके क्या करना है, और बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। असल में पोस्टमार्टम जीतने के बाद ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सबका मूड ठीक होता है, मूड भी ठीक होता है, आप क्रिटिकल एनालिसिस बर्दाश्त भी कर सकते हैं, आपको साफ बात भी करते हैं। सो वही बात है कि यू नो ऑलराउंडर्स की भी जगह है, स्पेशलिस्ट की भी जगह है, और इसका बैलेंस ढूंढना है इस टीम को। और देखिए, अगर आप हिस्ट्री की को ले लें, सामने रख लें, जो टीमें बड़े टूर्नामेंट जीती हैं उनमें आपको सिर्फ 2 ऑलराउंडर नज़र आएंगे, और स्पेशली बैटिंग ऑलराउंडर। अगर आप वेस्ट इंडीज़ की यस्टरईयर्स की टीम की बात करें तो विव रिचर्ड ऑफ स्पिन करते थे, उसके साथ लैरी गोम्स बॉल करते थे, बाकी उनके पास स्पेशलिस्ट थे। ऑस्ट्रेलिया जीती, ऑस्ट्रेलिया के पास मार्क वॉ, स्टीव वॉ, ये ऑलराउंडर्स थे, और इसी फार्मूला से जो टीमें जीतती आ रही हैं, जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर थे और बड़े तगड़े ऑलराउंडर थे वो थी साउथ अफ्रीका, कुछ भी नहीं जीत सकी। सो हिस्ट्री आपको बताती है कुछ चीज़ें, उसको सामने रख के आपने तैयारी करनी है। अच्छा है कि आपने स्टार्ट लिया, ये टीम खिलाई, आगे जाके आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी अपनी टीम में। नहीं, अच्छी सॉर्ट ऑफ डिबेट है कि टीम की क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। वुड यू पर्सनली, आप कह रहे हैं स्पेशलिस्ट, वुड यू पर्सनली वांट टू ऐड अ प्रॉपर फास्ट बॉलर या प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन? मतलब आप वो बैलेंस किस तरह से सोच रहे हैं स्पेशलिस्ट का ऐड करने? मुझे लगता है बॉलिंग में ज़रूरत है डेफिनेटली, बिकॉज आपके जो इस वक्त बॉलिंग अटैक है ना, वो बेस्ड है ऑन ऑप्शंस एंड चॉइसेस, जो कि सारी ऑलराउंडर कैटेगरी में आती है। अगर खुशदिल को ले लें, या साइम अयूब को ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, इवन फ़हीम अशरफ जो हैं, ये सारे जो हैं, मासवाए हसन अली के आपको एक प्रॉपर बॉलर दिखता नहीं, और हसन अली भी वो टेयर अवे फास्ट बॉलर नहीं है। सो मुझे लगता है कि बॉलिंग में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हमारे अब्रार ही हैं, और उनका भी होता है हॉट एंड कोल्ड कई दफ़ा। बैटिंग में भी बहुत जल्दी से आपके 5 नंबर पे ही आपके ऑलराउंडर्स, देखें ना, हसन नवाज़ के बाद आपके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं। सो एक आधा उसमें स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चाहिए, और क्योंकि नंबर 6 अभी भी एक क्रिटिकल पोजीशन है बैटिंग में। नंबर 6 जो है ना, वो अभी भी आपकी ऐसी है कि जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बॉलिंग में डेफिनेटली स्पेशलिस्ट की ज़रूरत। आप भी बॉलिंग में देखना चाहेंगे, या जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने में आगे? देखें, वर्ल्ड कप जो है वो आगे नेक्स्ट ईयर होगा, T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका एंड इंडिया में होगा, वो भी आपने सोचना है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में एक जो बात हो रही थी बार बार वो यही थी कि आपको बहुत देर से
पता था कि क्या कंडीशंस है, तो अभी से प्लानिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हारता कोई भी नहीं देखना चाहता और हम जीते हैं, लेकिन जीत के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम और ज़्यादा बेहतर किस तरह कर सकते हैं, और ज़्यादा हम अपनी टीम में अच्छाई किस तरह लेके आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास 2-3 तगड़े फास्ट बॉलर जो हैं वो होना ज़रूरी है। अगर आप दुनिया की बेहतरीन टीमें देखें तो उनको जितवाने में फास्ट बॉलर्स का बहुत जो है वो रोल होता फास्ट बॉलर होना चाहिए, और स्पेशली विद द फैक्ट कि हारिस रऊफ रोज़ जो हैं वो आपको वो वाली परफॉर्मेंस करके नहीं देते। सो फिर आपके पास कोई ना कोई ऐसा बॉलर होना चाहिए जो आपको मैच अगर वो अच्छा नहीं कर रहे तो दूसरा कोई आपको मैच जितवा दे। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच. शुक्रिया आपका. Rameez and Amir, always great to have you on Pitchside. And it's been a wonderful series that we've had here in Gaddafi Stadium, Lahore. A special thanks to all the Lahore crowd that we've seen on all 3 days. It's been absolutely magnificent, especially considering we saw huge crowds in the PSL. It's great to see that they have come in huge numbers to support this series as well. And a huge congratulations to Pakistan for winning it 3-0. I hope you guys enjoyed overall this coverage, and we hope to see you in the next series, whenever that is. Until then, it's goodbye.